साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, एक बार पुनः आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न इकाइयों पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमने स्नातकोत्तर शिक्षा पाठ्यक्रम का एक प्रमुख जो पर्चा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी विभिन्न इकाइयों पर चर्चा करना पिछले कई बिंदुओं से हमने आरंभ किया था। हमने सबसे प्रथम मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की थी। मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे इन पड़ावों को पार किया। फिर हमने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में समझा और विज्ञान क्या है, क्यों उसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के किन चरणों का इस्तेमाल करता है और मनुष्य के व्यवहार को समझने में वैज्ञानिक चरणों का कहाँ इस्तेमाल होता है, ये समझकर हमने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश की थी। अगर हम इन बातों को दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि मनोविज्ञान का जो ये क्षेत्र है, मनोविज्ञान का ये कार्य क्षेत्र है, वो बहुत ही व्यापक है। जहाँ भी दुनिया में नज़र डालो, जहाँ भी दृष्टि डालो, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, कहीं भी हमें किसी को समझना है, उसके व्यवहार को समझना है, तो बिना मनोविज्ञान के समझ ही नहीं सकते। इसलिए मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र कितना व्यापक है, उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, उसके अगर विभिन्न पक्षों की हम बात करें, उसका हम विवेचन करें, तो हम पाते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के विभिन्न घटकों के प्रति प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब व्यवहार कहाँ प्रकट कर रहा है? किसी वातावरण में प्रकट कर रहा है। वातावरण बाह्य भी हो सकता है, वातावरण आंतरिक भी हो सकता है। उस वातावरण के वैरायटी ऑफ डायमेंशंस होंगे, वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। उन वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स के प्रति प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। अब इन वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे तो उसका कार्यक्षेत्र निकल के आएगा, इसके विभिन्न आयाम निकल के आएंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म आयाम को भी अगर हम वर्गीकृत करें, अलग अलग भागों में बांटें, तो मनोविज्ञान के विभिन्न कार्यक्षेत्र हमारे सम्मुख उपस्थित होंगे। इसलिए साथियों, हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार के वर्णन, पूर्वकथन एवं नियंत्रण करने से संबंधित अध्ययन कार्य संपादित किए जाते हैं। न केवल हम प्राणी के व्यवहार को अवलोकन करते हैं, बल्कि उस व्यवहार का वर्णन करते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि कौन सा व्यवहार नियंत्रित किया जा सकता है, कौन सा व्यवहार नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन सभी कार्यों को संपादन करने का काम भी हम इसमें कर सकते हैं। इसलिए प्राणी तथा वातावरण के विभिन्न प्रकारों के आधार पर मनोविज्ञान को अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। आज भी इस पर शोध जारी है, लेकिन अभी तक के जितने शोध हुए हैं उसको अगर हम देखें तो मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हम अभी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसी शाखाओं को मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के रूप में जाना गया है, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में जाना गया है। सामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। देखिए कितने घटक हैं। एक एक व्यवहार की प्रकृति के आधार पर अगर हम घटकों को व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो हर एक घटक हमें मनोविज्ञान की एक शाखा देता है। अब देखिए, उसे शाखा को अंदर से और खोल के देखें और व्यवहार विस्तृत में अध्ययन करें तो मनुष्य को, प्राणी को, पशु को, सबको समझने के लिए कितनी मदद करेगा ये मनोविज्ञान, सहज ही हम इसकी कल्पना कर सकते हैं।
सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनुष्य के व्यवहार को समझने का मनोविज्ञान। एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए एबनॉर्मल साइकोलॉजी। संपूर्ण मानव जाति को समझने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी। पशुओं को समझने के लिए पशु मनोविज्ञान। बालकों को समझने के लिए, बालकों के व्यवहारों को समझने के लिए, उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए, उसके विकास को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान। किशोर को समझने के लिए किशोर मनोविज्ञान। प्रौढ़ों को समझने के लिए प्रौढ़ मनोविज्ञान। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को समझने के लिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के विभिन्न जो घटक है, उस उद्योग की प्रकृति, उन सब को जानते हुए मनुष्य के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, उसकी शैली में क्या परिवर्तन आता है, उसके चिंतन में क्या परिवर्तन आता है, इन सब को जाने तो एक पूरा नया क्षेत्र बन जाता है औद्योगिक मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान, समाज को समझना है, समाज में कैसे क्रिया करता है मनुष्य, समाज में कैसे समायोजित होता है, दूसरे के व्यवहार को कैसे समझता है, अपने संवेगों को कैसे प्रबंधित करता है, दूसरों के संवेगों को कैसे समझता है, तो समाज मनोविज्ञान की बात करते हैं। डायग्नोसिस करना है बिहेवियर को, तो नैदानिक मनोविज्ञान की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो हम दैहिक मनोविज्ञान की बात करते हैं। अगर हम किसी प्रकार के कोई परामर्श देने की बात करते हैं, निर्देशन देने की बात करते हैं, तो हम परामर्श मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम संज्ञानात्मक पक्षों, जो संज्ञानक घटक हैं, चिंतन, व्यवहार के जो विभिन्न पक्ष हैं, उन सब को अगर जानने की कोशिश करते हैं, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर हम मनुष्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी है। डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। एक्सपेरिमेंट को करते हुए व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। किसी मनुष्य के इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। और सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें हम सब लोग, आप, मैं, जिस जगत में, जिस दुनिया में काम कर रहे हैं, जहाँ हम शिक्षा देने का काम करते हैं, बालक शिक्षा ग्रहण करने का काम करता है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को समझने की कोशिश करने की बात है, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। हम इस शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए ही तो मनोविज्ञान को इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मात्र शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा करने से ये दूसरे सारे क्षेत्र गौण नहीं हो जाते हैं। शिक्षा को समझना है। शिक्षा व्यापक शब्द है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात करती है। न केवल हम कक्षा परिस्थितियों में जो यहाँ अधिगम परिस्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं, मात्र वही शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अनेक स्वरूप हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। हर दृष्टि से बालक, मनुष्य, प्रौढ़ अधिगम करता है, नया ज्ञान प्राप्त करता है। और अगर हम उन सबको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक क्षेत्र है। और चूंकि हम यहाँ पर शिक्षक की दृष्टि से, शिक्षण अधिगम की दृष्टि से हम बात करेंगे, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे क्षेत्र को पृथक रूप से पुनः चर्चा करेंगे। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंट साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल फैक्टर को अगर हम स्टडी करते हैं तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं। हेल्थ एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम हेल्थ साइकोलॉजी की बात करते हैं। एरोस्पेस को समझने की कोशिश करते हैं। एरोस्पेस में जो बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, जीवन पूरा अपना वो वहाँ पर निकालता है, तो वहाँ पर किस तरह के मनुष्य का व्यवहार होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वायुदिक मनोविज्ञान है। हम न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो न्यायिक मनोविज्ञान है। खेलकूद के क्षेत्र में अगर हम व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, तो खेलकूद मनोविज्ञान है। कितना व्यापक है, क्या कोई सीमा है? हर एक क्षेत्र को हमने जाना, इसके छोटे 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 घटकों को जाना, और अगर और गहराई से अनुसंधान करें तो न जाने कितने पक्ष हमें दिखाई पड़ेंगे। और हर एक पक्ष मनोविज्ञान का एक नया क्षेत्र हमें देता चला जाएगा। कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, और मनुष्य के अनुसंधान की कोई सीमा नहीं। नित नए अनुसंधान जब जब वो व्यवहार के करते जाएगा, मनोविज्ञान के हमें विभिन्न कार्य क्षेत्र मिलते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, एक शिक्षक के रूप में हमें मानव जाति को समझना है, बालक को समझना है। बालक को समझना है तो समाज को समझना है, और समाज को समझना है तो समाज में विभिन्न लोगों को समझना है। इसलिए हम हमारे क्षेत्र को संकुचित नहीं मान सकते।
हमारे क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते। अगर हमें बालक को संपूर्ण रूप से समझना है, उसके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की हमें पूर्ति करनी है, तो हमें मनोविज्ञान के इन विभिन्न कार्य क्षेत्रों में से सारे नहीं तो कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र जो बालक को प्रभावित करते हैं उनको तो समझना ही चाहिए। कुछ ऐसे मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं जिसको हमें थोड़ा गहराई से जाने समझें तो मुझे लगता है कि आपको मदद मिलेगी। जैसे सैन्य मनोविज्ञान, चर्चा में मैंने बहुत सारे मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों की बात की, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी पृथक से मैं चर्चा कर रहा हूं ताकि उसको गहराई से आप समझ सकें। सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य क्षेत्र में जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आप और मैं जिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, सेना में कार्य करने वाले मानव है तो वो भी मानव और हम भी मानव, लेकिन उसके व्यवहार की परिस्थितियां भिन्न हैं। और जब व्यवहार की परिस्थितियां भिन्न है तो जैसे हमने कहा कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन मनुष्य के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और तीनों की वजह से व्यवहार प्रकट होता है। तो वहां उसका अफेक्टिव डोमेन जो सेना के क्षेत्र में कार्य कर रहा है मनुष्य, उसका भावात्मक पक्ष किस रूप में उसके क्रिया पक्ष पर अपना प्रभाव डालता है आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा भावात्मक पक्ष हमारे क्रिया पक्ष में किस प्रकार प्रभाव डालता है, बिल्कुल वो फर्क दिखेगा। तो अगर सैन्य क्षेत्र में व्यवहार को अध्ययन करना है तो हमें पृथक दृष्टि से अध्ययन करना होगा। अगर हम वहां व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और उस ब्रांच की बात कर रहे हैं तो हम उसे सैन्य मनोविज्ञान कहते हैं। मनोमितिक, मनोमितिक ये एक टेक्निकल शब्द है। मनोमितिक का मतलब, मितिक मतलब मापन, मितिक मतलब मेजरमेंट और मनो मतलब मनोवैज्ञानिक चर। तो जो मनोवैज्ञानिक चर कार्य करते हैं मनुष्य के व्यवहार को प्रकट करने में, अगर उन मनोवैज्ञानिक चरों के मापन से संबंधित अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह मनोमितिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा जो अलग से क्षेत्र है, वो वास्तव में क्या करता है, मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों के लिए मापन उपकरण उपलब्ध कराता है। किस प्रकार के व्यवहार को जानने के लिए कौन सा मापन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, यह पहले अनुसंधान के माध्यम से यह तय करता है और हमें मदद मिलती है कि हाँ, हमें एडजस्टमेंट की बात करनी है तो ये टूल काम में लेना है, हमें बुद्धि को जानना है तो ये टूल काम में लेना है। इसी तरह से अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। अतीन्द्रिय, हमने कई बार सुना कि साहब फला व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है, वो तो वैसे ही बात करता है जैसा वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी वो उस तरह का व्यवहार करता था। अब उसको जानना है कि वास्तव में क्या ऐसा कुछ पुनर्जन्म होता है। तो इसके अंतर्गत ये जो टेलीपैथी एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसको प्रयोग में लेते हैं। तो पुनर्जन्म, टेलीपैथी जैसे अतीन्द्रिय व्यवहारों का जब हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार को जानने के लिए इन सब को प्रयोग में लेते हैं, जहां जब इसको प्रयोग में लिया जाता है तो उसे अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, आज की इस पूरी चर्चा में हमने जाना तो शिक्षा मनोविज्ञान तक था, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान तक पहुंचने के लिए न जाने मनोविज्ञान कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। व्यवहार शब्द ही अपने आप में व्यापक है और बालक का व्यवहार मात्र कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं है। बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र यहां पर हमें जानने चाहिए, उस दृष्टि से अभी तक जितने अनुसंधान हुए हैं उन अनुसंधानों की दृष्टि से मनोविज्ञान को विभिन्न शाखाओं में जो बांटा गया है, उन विभिन्न शाखाओं की प्रकृति के आधार पर उनमें से कुछ प्रमुख शाखाओं को हमने समझने की कोशिश की है, ताकि उन शाखाओं को समझकर हम उन विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को समझ सकें और वो व्यवहार कहाँ हम बालक को समझने में उपयोग में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं, ताकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, इसकी हम प्राप्ति कर सकें, उसके व्यवहार को समझ सकें, एक सबल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें जो एक सबल समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, ऐसा बालक हम समाज को दे सकें।
इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने मनोविज्ञान के इन विभिन्न क्षेत्रों को समझने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि सभी अध्यापक जो इसे सुन रहे हैं और जो बनने वाले अध्यापक वो जो सुन रहे हैं, इन विभिन्न क्षेत्रों को समझकर भीतर अपनाएंगे और बालक को समझने में इसका काम में ले सकेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद।